नमस्कार, आप सभी का स्वागत डीडी न्यूज पर। मैं हूं मुकुल शर्मा। इस वक्त की अहम खबरें कौन कौन सी हैं बताएंगे आपको, लेकिन आइए पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यूक्रेन यात्रा संपन्न। यूक्रेन रूस के बीच जारी संघर्ष का समाधान निकालने के लिए एक दूसरे से बातचीत की जरूरत पर दिया जोर। कहा, भारत शांति के हर प्रयास में सक्रिय भूमिका निभाने के लिए है तैयार। अमेरिकी रक्षा विभाग ने विदेशी रक्षा सौदों को दी मंजूरी। भारत सरकार को एंटी सबमरीन हथियार सोनोबॉय देने का फैसला। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अमेरिकी दौरे के बीच दोनों देशों के बीच हुआ $5 करोड़ से अधिक का रक्षा सौदा। अमित शाह रायपुर में छत्तीसगढ़ और पड़ोसी राज्यों के मुख्य सचिव एवं पुलिस महानिदेशकों के साथ करेंगे अंतर्राज्यीय समन्वय बैठक। वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में सुरक्षा और विकास संबंधी बैठक को भी करेंगे संबोधित। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस गठबंधन पर बीजेपी का कटाक्ष। भाजपा शासित राज्यों के वरिष्ठ नेता अपने अपने प्रदेशों में मीडिया के जरिए कांग्रेस को दिखाएंगे आगे। क्रिकेट को कह रहा हूं अलविदा, फैंस के नाम भावुक संदेश जारी कर शिखर धवन ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से लिया संन्यास। सोशल मीडिया पर वीडियो साझा कर दी जानकारी। और देश के कई हिस्सों में भारी बारिश की चेतावनी। कई राज्यों में मूसलाधार बारिश की संभावना। त्रिपुरा के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में भारतीय वायुसेना का बचाव कार्य लगातार जारी। और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। जम्मू कश्मीर में हो रहे विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने नेशनल कॉन्फ्रेंस से हाथ मिला लिया है। सत्ता के लालच में बार बार देश की एकता और सुरक्षा के साथ खेलने के आरोप के साथ भाजपा इस गठबंधन को लेकर लगातार हमलावर है। गठबंधन के विरोध में बीजेपी आज देश भर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर विरोध दर्ज करा रही है। बीजेपी शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और एक अन्य बड़े नेता, खासतौर से अगर बात की जाए तो अपने अपने प्रदेशों में मीडिया के जरिए कांग्रेस के रवैये पर लगातार सवाल उठा रहे हैं। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस गठबंधन पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कांग्रेस ने ये गठबंधन कर एक बार फिर अपनी देश विरोधी योजनाओं को देश के सामने रख दिया है। उन्होंने साथ ही कहा कि कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस का ये गठबंधन राष्ट्रीय सुरक्षा और भारतीय संविधान के प्रति उनकी निष्ठा पर कई बड़े सवाल खड़े करता है। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि मैं कांग्रेस नेता राहुल गांधी से पूछना चाहता हूं कि क्या कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस की जम्मू कश्मीर के लिए अलग झंडा रखने की घोषणा का समर्थन करती है। कांग्रेस ने अब्दुल्ला एंड सन्स फैमिली प्राइवेट लिमिटेड की नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ गठबंधन करके फिर से अपने राष्ट्र विरोधी मंसूबों को देश के सामने रख दिया है। क्या राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी धारा 370 और आर्टिकल 35A को वापस लाकर जम्मू कश्मीर को फिर से अशांति और आतंकवाद के युग में धकेलने के जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के घोषणा का समर्थन करती है। इससे पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू कश्मीर में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के गठबंधन पर सवाल उठाए। अमित शाह ने कांग्रेस और एनसी से 10 सवाल पूछे। अमित शाह के इन 10 सवालों की अगर बात की जाए तो उन्होंने कहा, क्या कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस की जम्मू कश्मीर में फिर से अलग झंडे के वादे का समर्थन करती है?
साथ ही क्या राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी धारा 370 और आर्टिकल 35A को हटाएंगे? क्या कांग्रेस कश्मीर के युवाओं के बदले पाकिस्तान के साथ अलगाववाद को बढ़ावा देगी? लगातार 10 सवाल किए हैं अमित शाह ने और कहा, क्या कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी आतंकवाद और उसके इकोसिस्टम का पोषण करने का समर्थन करते हैं? क्या कांग्रेस आतंकवाद और पत्थरबाजी की घटनाओं में शामिल लोगों को लाने का समर्थन करती है? क्या कांग्रेस दलितों, गुर्जर, बकरवाल और पहाड़ियों के आरक्षण को समाप्त कर देगी? क्या कांग्रेस चाहती है कि शंकराचार्य पर्वत, तख्ते सुलेमान और हरि पर्वत कोहे मारन के नाम से जाने जाएं? क्या कांग्रेस जम्मू कश्मीर की अर्थव्यवस्था को एक बार फिर से भ्रष्टाचार की आग में झोंकना चाहती है? साथ ही क्या कांग्रेस पार्टी जेकेएनसी के जम्मू और घाटी के बीच भेदभाव की राजनीति का समर्थन करती है? और क्या कांग्रेस और राहुल गांधी कश्मीर को ऑटोनॉमी देने की जेकेएनसी की विभाजनकारी नीतियों का समर्थन करते हैं? और खासतौर से इस पर हमारे साथ हमारे संवाददाता लखनऊ से विकास सिंह फिलहाल जुड़े हैं। विकास, जिस तरीके से बात की जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं कांग्रेस ने जो ये फैसला लिया है आगामी चुनाव को देखते हुए, या कहीं अगर देखा जाए तो पूरी तरीके से वोट की राजनीति से प्रेरित ये फैसला नजर आता है। इसको लेकर लगातार बीजेपी हमलावर है और खासतौर से योगी आदित्यनाथ ने भी इस पर कई सवाल अब खड़े किए हैं। जी बिल्कुल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ये सवाल खड़े किए हुए हैं क्योंकि धारा 370 और 35 से जब हटाए जाने की पूरे देश की एक ख्वाहिश थी, तमन्ना थी, जो दशकों से इंतजार कर रहे थे, जिसको भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने खत्म किया और उसके बाद अब वहां आम चुनाव होने जा रहे हैं। इन चुनाव में कांग्रेस जब नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ गठबंधन की बात करती है, इंडी गठबंधन में हमेशा देखा गया है कि वो धर्मनिरपेक्षता के नाम पर तमाम सारी देश विरोधी ताकतों के पक्ष में खड़े नजर आते हैं। जब कभी बात होती है हिंदुओं की, जब कभी बात होती है एकता की, तब वो नहीं करते हैं। जातियों के नाम पर टुकड़े टुकड़े कर अपने स्वार्थ को सत्ता में पहुंचने के लिए कई सारी नीतियों को दरकिनार कर जो देश हित में होती हैं वो सारे समझौते कर लेते हैं जो देश हित में नहीं होते हैं। वो ऐसा ही कुछ करने जा रही है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ जब गठबंधन किए हैं तो ये सवाल जरूर बनता है कि आप स्पष्ट कीजिए कि आप उन लोगों के साथ हैं जो 370 को फिर से लाना चाहते हैं, जम्मू कश्मीर में धारा 35 को फिर से लागू करना चाहते हैं। चूंकि देशवासियों की ख्वाहिश थी, अखंड भारत की जो संकल्पना थी, उसकी तरफ जब देश आगे बढ़ रहा है, जम्मू कश्मीर में 370 और 35 हटाने के बाद एक बार फिर से वहां के नागरिक अपनी सरकार चुनने जा रहे हैं, तो आप उन लोगों के साथ हैं जो आतंकवादियों को छोड़ने की बात करते हैं सरकार बन जाने के बाद। तो ये एक सवाल बनता है, इनसे पूछा जाना चाहिए कि कब तक आप जो है सांप्रदायिकता के नाम पर इस तरीके के फैसले लेते रहेंगे। सत्ता में आने के लिए तमाम सारी चीजों पर आप समझौता कर लेते हैं, लेकिन सत्ता आपको फिर भी नहीं मिलती है, क्योंकि जनता जानती है इस बात को कि देश की एकता, देश की अखंडता, देश की जरूरत है और आगे बढ़ना है। हम जिस तरीके से जिस गति से आगे बढ़ रहे हैं, जो बड़े फैसले लिए गए हैं, उन फैसलों का दशकों से इंतजार था इस देश की जनता को। हर व्यक्ति उसके लिए खुश है, गौरवान्वित है, और आप उन लोगों के साथ चले जाते हैं समझौता करने के लिए जो देश विरोधी बातें करते हैं। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तमाम सारे ये सवाल उठाए हैं कांग्रेस से, और बिल्कुल कांग्रेस को इसका जवाब देना ही चाहिए, लेकिन हर मौके पर कांग्रेस ऐसे खामोशी नजर आती है। जी बिल्कुल, लगातार ऐसे सवालों पे कहीं ना कहीं कांग्रेस की खामोशी नजर आती है, चुप्पी साध लेती है। लेकिन अगर देखा जाए विकास, क्योंकि फिलहाल की जो स्थिति है घाटी की, कहीं ना कहीं अभी एक तरीके से जो फिजा है पूरी तरीके से अमन और चैन नजर आता है। लेकिन क्या विधानसभा चुनाव से पहले जिस तरह का गठबंधन ये किया गया, तो कहीं ना कहीं एक बार फिर से घाटी की फिजा में आतंकवाद या अलगाववाद का जहर घोलने की जो कोशिश है, वो क्या माना जाए इसको? क्योंकि जो जनता है वहाँ की शायद वो भी नहीं चाहती इस तरीके से। देखिए, सत्ता में आने के लिए कांग्रेस कुछ भी समझौता कर लेती है, हमने देखा पिछले चुनाव में। ये वही है जो है कह रहे भेड़ को मारने के लिए भेड़िया, भेड़िया को मारने के लिए शेर। इस तरीके की इनकी आदत है हमेशा करने की। ये हमेशा उस दल से समझौता कर लेते हैं जिससे इनकी कभी भी विचारधारा मेल नहीं खाती है, सिर्फ इसलिए कि इनका मेन उद्देश्य होता है सत्ता पे काबिज होना। उत्तर प्रदेश में भी चुनाव में देखा गया कि उन्होंने समाजवादी पार्टी से गठबंधन किया, इससे पहले बहुजन समाज पार्टी से गठबंधन किया। वो
जब गठबंधन करने के बाद वो पार्टियां इनको ही खत्म कर गई। यही महाराष्ट्र में हमने देखा और यही आगे देखते आ रहे हैं। अब नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ इनको कम से कम इस बात को जरूर सोचना चाहिए कि जब मसला देश की अखंडता का हो, देश की अस्मिता का हो, जो निर्णय कभी भी कुछ नेता पहले के नहीं ले पाए, वो निर्णय धारा 370 और 35 से वहां से हटा और उसके बाद जब वहां पर विकास पहुंचने लगा है, आम लोगों तक पहुंचने लगा है। अब इससे पहले हम जब सुनते थे कि जम्मू कश्मीर में ढेर सारे वहां पर नियम कायदे जो लगाए जाते हैं, वहां के जो सत्ता में बैठे लोग हैं सिर्फ पैसे कमाने के लिए, किस तरीके से वहां अखंड भ्रष्टाचार में डूबी हुई सरकारें हुआ करती थी जम्मू कश्मीर में। तो उन सब चीजों से परे अब एक नई सरकार चुनने का वहां समय आया है। अब धारा 370 और 35 से हटने के बाद अब वहां पर जो सेंट्रल की योजनाएं हैं आम लोगों तक पहुंच रही हैं, आम लोग उसका लाभ उठा रहे हैं। हमने देखा भी कि लोकसभा चुनाव में भी वहां के लोगों ने बढ़ चढ़कर भागीदारी की वोट देने के लिए निकले और उम्मीद यही करनी चाहिए कि अब अपने विकास के लिए वो वहां पर सरकार चुनेंगे। लेकिन कांग्रेस को सत्ता हासिल करनी है, वो किसी भी शर्त पर उसे सत्ता चाहिए, ना कि देश की अस्मिता चाहिए। जो लोग कुछ भी कह रहे हैं, आतंकवादियों को छोड़ने की बात कह रहे हैं, 370 फिर से लागू करने की बात कर रहे हैं, इनको उससे मतलब नहीं। पूरे देशवासियों के 140 करोड़ लोगों के मन में क्या भाव है देश के प्रति, उसका सम्मान नहीं करते ये लोग। जी बिल्कुल विकास, और कहीं ना कहीं कांग्रेस की तरफ से लगातार जो कदम उठाए जाते हैं, जो फैसले उठाए जाते हैं, उनको ही सवालों के कटघरे में लाकर खड़ा करते हैं और ये भी एक बार फिर से ऐसे ही देखने को मिला। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो हमारे संवाददाता विकास सिंह बता रहे थे किस तरीके से जो अगर बात की जाए कांग्रेस की, कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर एक बार फिर से बीजेपी के निशाने पर है और इसी को लेकर योगी आदित्यनाथ ने भी अपने बयान में कहा कि कहीं ना कहीं ये राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर भी सही नहीं होगा। वहीं खबरों में आगे बढ़ते हैं। कोलकाता रेप और मर्डर केस को लेकर सीबीआई सच का पता लगाने के लिए लगातार जुटी हुई है और खासतौर से आरजीकर मेडिकल कॉलेज की अगर बात की जाए तो यहाँ पर अभी भी लगातार प्रदर्शन जारी है और खासतौर से आरजीकर मेडिकल कॉलेज में कथित वित्तीय अनियमितताओं से संबंधित सभी दस्तावेज आज एसआईटी ने सीबीआई को सौंप दिए हैं। वहीं इस मामले में आरजीकर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्राचार्य संदीप घोष की मुश्किलें अब और ज़्यादा बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। सीबीआई आज संदीप घोष का पॉलीग्राफ टेस्ट करा सकती है। सियालदह कोर्ट से सीबीआई को पॉलीग्राफ टेस्ट के लिए मंजूरी मिल चुकी है। सीबीआई इस मामले में संदीप घोष के अलावा 4 ट्रेनी डॉक्टर्स का पॉलीग्राफ टेस्ट भी कराएगी। इससे पहले सीबीआई संदीप घोष से कई दौर की पूछताछ कर चुकी है। वहीं इस मामले के मुख्य आरोपी संजय रॉय के पॉलीग्राफ टेस्ट की अनुमति सीबीआई को पहले ही मिल चुकी है। सीबीआई संजय रॉय समेत 6 लोगों का पॉलीग्राफ टेस्ट आज करा सकती है। आरोपी संजय रॉय को पहले ही 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। कोलकाता में डॉक्टर्स का विरोध प्रदर्शन अभी भी जारी है। राज्य में रेजिडेंट और जूनियर डॉक्टर्स का काम अभी भी बंद है और निकट भविष्य में फिलहाल कोई सफलता मिलने की उम्मीद नहीं है, क्योंकि डॉक्टर्स का मानना है कि जांच में किसी भी तरह की जो तेजी है वो नजर नहीं आ रही। कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल डॉक्टर संदीप घोष बलात्कार और हत्या के मामले में पूछताछ के लिए सीबीआई के सॉल्ट लेक के सीजीओ कॉम्प्लेक्स की विशेष शाखा के समक्ष पहुंचे। सीबीआई जांच के दौरान उन्हें कई सवालों के जवाब देने के लिए बुलाया गया है ताकि मामले की तह तक पहुंचा जा सके। इस मामले में अन्य संदिग्धों से भी लगातार पूछताछ की जा रही है। वहीं आरजीकर अस्पताल कांड मामले में रविंद्र सरोवर में सुबह सैर करने वाले लोगों ने विरोध मार्च निकाला। वहीं पश्चिम बंगाल में अभी डॉक्टर्स की हड़ताल भी जारी है और इसी वजह से खासतौर से इस पूरे मामले को लेकर लगातार लोगों का जो गुस्सा है वो चरम पर नजर आ रहा है। और हमारे साथ विनोद मिश्रा जी जुड़ चुके हैं। विनोद जी, अगर देखा जाए क्योंकि जिस तरीके से लगातार कहीं ना कहीं पश्चिम बंगाल सरकार जो है वो घिरती नजर आई, पहले इस मामले का सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया और उसके बाद किस तरीके से जिस तरह की कमियां निकली, खामियां निकली, वो तमाम सवाल पश्चिम बंगाल सरकार से भी पूछे गए। लेकिन अब अगर देखा जाए अभी तक भी जो डॉक्टर्स हैं वो भी कहीं ना कहीं जांच से संतुष्ट नहीं है। आम जनता जो है पश्चिम बंगाल की वो लगातार आक्रोश में है, विरोध प्रदर्शन कर रही है। तो सीधे तौर पर एक तरीके से देखा जा सकता है कि ना सिर्फ नाराजगी बल्कि जो जनता है उसका भी भरोसा पश्चिम बंगाल सरकार पर नहीं है।
मुकुल, सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि पहले जो भरोसे के सवाल की बात आपने कही, आज डॉक्टर्स के जो लेडी डॉक्टर्स जितने भी हैं और उनके माता पिता हैं, पेरेंट्स हैं, उन्होंने सीबीआई की इस जांच पे भरोसा व्यक्त किया है। जी। जो डॉक्टर्स हैं वहां के, उन लोगों ने भी कहा है कि सीबीआई की जांच पे हमें पूरा भरोसा है। उनकी कुछ डॉक्टर्स एसोसिएशन जो प्राइम मिनिस्टर मोदी को भी चिट्ठी लिखी है। तो ये सब आज का जो डेवलपमेंट है वो इम्पोर्टेंट है। उससे इम्पोर्टेंट के साथ साथ जो डेवलपमेंट है उसमें जो पॉलीग्राफ टेस्ट की बात आप कह रहे थे, जो 7 लोगों का होना है, वो इस करीब में एक तार को जो अभी तक उलझी हुई है, जी। संजय राय के अलावा कौन, और इस डॉक्टर को लेके जो संदीप घोष के डॉक्टर को लेके एक मिस्ट्री बनी हुई है कि उनका रोल क्या था उसमें, वो शायद इन पॉलीग्राफ टेस्ट के बाद कुछ इसका खुलासा हो पाए। और इसी खुलासे के कारण सीबीआई ने ये पॉलीग्राफ टेस्ट की मांग की थी कि आखिर डॉक्टर ने क्यों इसको एक सुसाइड का एक पहला जो केस को ये बनाया कि ये सुसाइड केस है, दूसरे बाद में जो इतने उसके टाइम बाई किया गया उसमें, और उसके बाद जो घटना पे जो वहां पे सबूत मिटाने की कोशिश हुई, इन सारे चीजों को लेके एक बड़ा सवाल जो डायरेक्ट वहां पे प्रिंसिपल है उनके खिलाफ में तो बनता है। लेकिन सवाल यह है कि जब आप प्रिंसिपल को एक सत्ता के और शासन का एक सपोर्ट मिलता रहा है, तो ऑब्वियसली उसकी जो कार्यशैली रही है, उसकी कार्यशैली का यही रूप आपने केजीआर जो मेडिकल कॉलेज का हमने देखा है कि किस तरह का विभत्स और घिनौना रूप हमारे देश के सामने आया है। लेकिन उससे भी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आज देश के जो डॉक्टर्स हैं अलग अलग मेडिकल कॉलेज के, जब उन्होंने दबाव बनाया है, जब वहां के लोगों ने एक बात ठान लिया है कि हमको सड़क पे उतर के ममता बनर्जी की सरकार से निजात पानी है, अब जाके इस चीजों में जब सुप्रीम कोर्ट का भी इसमें इंटरवेंशन हुआ है, सो मोटो सुप्रीम कोर्ट ने इसमें दखल दी है और उसके बाद लगातार उसकी प्रक्रिया शुरू हुई है। तो ये समझने की जरूरत है कि एक बेटी का, इस देश की एक बेटी को न्याय पाने की जो जद्दोजहद है, शायद बंगाल से शर्मनाक हालत और देश में किसी भी हिस्से में नहीं होगा। एक लेडी डॉक्टर जो 36 घंटे काम करती है और वो काम करने के बाद जब उसकी ये हालत होती है, दुर्दशा में उसकी मौत होती है और उसका परिवार आज न्याय के लिए गुहार लगा रहा है, तो ये इस पूरी सभ्यता और समाज पे ये कलंक की बात होती है। इंपॉर्टेंट इसमें यह समझने की जरूरत है मुकुल कि इसमें समाज ने जो रिएक्ट किया है, कलकत्ता में और पश्चिम बंगाल में जो इसका रिएक्शन है और इसका जो चेन रिएक्शन है, वो ममता बनर्जी के लिए और उस सरकार के लिए शायद खतरे की घंटी है। जो आज दुर्गा पूजा का पूरे बंगाल में आप एक समझ सकते हैं कि 2 महीने पहले से एक उत्सव सा माहौल होता है और वो माहौल अभी गम में बदला हुआ है। लोग जिस तरह से अपने पंडालों को सजाते हैं और पूजा के पूरी तैयारियों में लगते हैं, आज सबकी निगाह जो है उस डॉक्टर के जस्टिस को लेके है। तो आप कह सकते हैं कि सरकार पे सबसे बड़ा जो इसमें खोया है वो ममता बनर्जी सरकार ने अपनी क्रेडिबिलिटी खो दी है, वहां की पुलिस ने अपनी क्रेडिबिलिटी खो दी है, और ये सारा दारोमदार अब सीबीआई पे है कि कम से कम उस परिवार को जस्टिस के में दिला सके। जी बिल्कुल, ये उम्मीद लगातार की जा रही है कि मामले की जो सच्चाई है वो जल्द से जल्द बाहर निकल कर आ सके। लेकिन विनोद जी, क्योंकि अगर देखा जाए जिस तरीके से आपने कहा कि ना सिर्फ वहाँ की पुलिस की बात की जाए या ममता बनर्जी सरकार की बात की जाए, वो पूरी तरीके से विफल नज़र आ रही है। और ना सिर्फ आम जनता बल्कि पार्टी के ही कुछ नेता जिन्होंने न्याय की जो मांग भी की थी, तो उनकी भी आवाज़ दबाने की कोशिश की गई, उन पर कार्रवाई की बात कही गई, जो पुलिस है उनको नोटिस भेजती है। ऐसे में कहीं ना कहीं आम जनता जो है उसका विश्वास जो पहले शायद थोड़ा बहुत था, वो भी अब हम कह सकते हैं खत्म होता नजर आ रहा है कि जब आवाज को दबाने की कोशिश की जा रही है। तो बिल्कुल, ये इंपॉर्टेंट चीज ये समझने की जरूरत है। हम लोग देश में जो व्यवस्था है और जो मीडिया की जो चीजें आप लोग देखते हैं, उसमें क्या है कि हम लोग इतने इंसेंसिटिव हो गए हैं कि जब ये संदेश खाली में इस तरह की रेप की घटनाएं के लिए कम से कम दर्जनों महिलाएं सामने में आई थी, तो लोगों ने एक तरह से इसको ये कि कोई महिलाएं ऐसे सड़क पे आके और मीडिया को ये नहीं बताती हैं कि मेरे साथ इसने रेप किया है, और वो सारी चीजें होने के बाद भी बंगाल के सरकार ने, ममता सरकार ने उसको एक तरह से बीजेपी नैरेटिव बना के ही इस चीज को एस्टेब्लिश किया। ये भी जो मामला था, इस पे भी आपने देखा कि लेडी डॉक्टर की जिस तरह से मौत हुई थी, बड़बड़ एक हत्या हुई थी, उसको पहले तरह से एक बताने की कोशिश हुई मेडिकल एडमिनिस्ट्रेशन से, मेडिकल कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन से कि ये सुसाइड का केस है। इवन कि उसके माता पिता को ये कहा दिया गया था कि आपकी बेटी ने सुसाइड कर लिया है। तो ये सारी चीजें बताता है कि जब पुलिसिंग वहां एक तरह से फेल हो गई है, जैसे बीजेपी का ये सीधे आरोप है कि पुलिस एक तरह से टीएमसी के कार्यकर्ता की तरह काम कर रही है, तो ऑब्वियसली जो बात बीजेपी कहती थी, जो विपक्ष के लोग आरोप लगाते, जनता ने उसको देख लिया है कि यहाँ पश्चिम बंगाल में जिस तरह की चीजें बन रही है और पिछले वर्षों से जिस तरह से शिकायतें आ रही थी और पुलिस का जो उस पर रिएक्शन था, तो आज उसका नतीजा ये है कि पुलिस के डीजी
जो कमिश्नर वहां जाते हैं और उनको हुड आउट करके वहां से बाहर लोग कर देता है। जी। तो इसकी साख पुलिस ने खुद गवाही है, और ये साख जो गवाही है, जिस सीबीआई की जांच पे ममता बनर्जी हमेशा सवाल उठाते थे, आज पश्चिम बंगाल के लोगों ने सिर्फ सीबीआई की जांच पे भरोसा जताया है। ये बड़ी बात है कि देश के जो केंद्रीय एजेंसियां हैं, उस एजेंसियों को लेके अगर लोगों में एक भरोसा है, एक विश्वास है, तो ये बात भी सीबीआई को साबित करना होगा। उनके लिए भी एक परीक्षा है कि कम से कम उनके माता पिता को, उसके समाज को, पश्चिम बंगाल के लोगों को एक न्याय मिलता हुआ दिखे। ये बात की कोशिश तो होनी ही चाहिए, और यही बात के भरोसा में आप कहिए कि आप सारी व्यवस्थाएं धीरे धीरे पटरी पे जो लौट रही है, वो मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर्स जो है, जहां पूरे देश में स्ट्राइक है किए हुए थे और अब काम में लौटे हैं, तो वे उम्मीद की जानी चाहिए कि एक सीबीआई पे ही उनका एक भरोसा है, जो इस जांच में वो सही का सही और गलत का गलत, दूध का दूध, पानी का पानी करके लोगों के सामने में रखेंगे। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की भी इसमें जो दखल है, वो इस मामले में लोगों को भरोसा को और पुख्ता करता है। इसलिए डॉक्टरों को भी अब भरोसा होना चाहिए कि इसकी जांच सही प्रक्रिया में और सही दिशा में चल रही है। मुकुल जी बिल्कुल, तो जाहिर तौर पर इस मामले की जो सच्चाई है, जो हकीकत है, वो जल्द सामने आएगी। लोगों को यही उम्मीद सीबीआई से। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया विनोद मिश्रा जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो हमारे सलाहकार संपादक विनोद मिश्रा जो कि बता रहे थे किस तरीके से पश्चिम बंगाल की अगर बात की जाए, जो आम जनता है उसका भरोसा भी राज्य सरकार पर नहीं रहा है, क्योंकि लगातार इस तरह के मामले जो सामने आए हैं, उन्होंने कहीं ना कहीं ममता बनर्जी सरकार की जो विश्वास था, उस जनता का जो विश्वास था, उसको ना सिर्फ खत्म किया बल्कि पूरी तरीके से कम कर दिया है। आगे बढ़ते हैं खबरों में। खासतौर से अगर बात की जाए पोलैंड और भारत के बीच जो अब एक मजबूत रिश्ता है, जो द्वितीय विश्व युद्ध के दिनों से चला आ रहा है। जामनगर और कोल्हापुर में लगभग 5000 पोलिश शरणार्थियों को भारत में शरण दी गई थी। पोलैंड की अपनी यात्रा के दौरान भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पोलिश शरणार्थियों से मुलाकात भी की और स्मारक पर श्रद्धांजलि अर्पित की। देखिए हमारे संवाददाता विशाल बरिस्टो की रिपोर्ट। 98 वर्षीय मारिया अपनी आंखों में आंसू लिए अपने पति विस्लाव स्टाइपुला को याद कर रही हैं। हाल ही में विस्लाव का निधन हो गया। युवा विस्लाव को जामनगर में शरण मिली। इसकी व्यवस्था गुजरात में जामनगर रियासत द्वारा की गई थी। उनके बचपन की यादों को सावधानी पूर्वक संरक्षित किया गया है। मारिया बताती हैं कि शरणार्थी शिविर में सभी पोलिश बच्चे जामनगर के महाराजा को प्यार से बापू कहकर बुलाते थे। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जामनगर स्मारक पर श्रद्धांजलि देने वारसो आए, तो मारिया को उनसे मिलने का मौका मिला। मैं पीएम मोदी से मिलने से पहले बहुत घबराई हुई थी, लेकिन जब मैंने उन्हें देखा तो मुझे काफी खुशी हुई। मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे पति मेरे माध्यम से पीएम मोदी से बात कर रहे हों। मारिया अपनी जिंदगी का शतक बनाने से सिर्फ 2 साल दूर हैं, लेकिन आज भी इनके पति की यादें और भारत में बिताए हुए उन दिनों की यादें इनके आंखों में, इनके दिल में तरोताजा है। अब हम यहाँ से चलेंगे और जाएंगे एक और पोलिश रेफ्यूजी के पास, जिनका नाम है खिंडिन्स्की। पोलैंड में अपने घर से आंद्रेज अपनी मां और 2 भाई बहनों के साथ कजाकिस्तान, तेहरान, कराची होते हुए भारत पहुंचे और आखिरकार महाराष्ट्र के कोल्हापुर में वलीवाड़े शरणार्थी शिविर पहुंचे। आंद्रेज तस्वीरों के कोलाज के जरिए पुरानी यादें ताजा करती हैं। अब 88 साल की उम्र में आंद्रेस को याद है कि कैसे भारत की लंबी और थका देने वाली यात्रा ने उनकी मां और परिवार को उनसे हमेशा के लिए छीन लिया। आंद्रेस के पिता पोलिश आर्मी में अफसर थे और वो जर्मनी के खिलाफ लड़ते हुए अपने देश के लिए शहीद हो गए। पिता की मौत के बाद भारत में कोल्हापुर की रियासत ने आंद्रेस को आश्रय, प्यार, देखभाल और शिक्षा दी, जो एक बेघर अनाथ को चाहिए था। वार्सो में मोंटे कैसीनो स्थित कोल्हापुर मेमोरियल में आंद्रेस के लिए भारतीय प्रधानमंत्री से मिलना एक बड़ा अवसर था। आंद्रेस की इच्छा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यूक्रेन यात्रा से क्षेत्र में शांति और सद्भाव स्थापित हो। मैं कामना करता हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यूक्रेन यात्रा से शांति आए। आंद्रेस पोलैंड में एसोसिएशन ऑफ इंडियन पोल्स के अध्यक्ष भी हैं और उन्हें भारतीय जड़ों पर बहुत गर्व है। 6 साल की उम्र में छोटे से खिंडिन्स्की वलीवड़े पहुंचे थे और उन्होंने 5 साल जो अपने वहां बिताए, उसकी यादें आज भी इनके दिल में ताजा है और ये यही चाहते हैं कि भारत और पोलैंड की दोस्ती बरकरार रहे। कैमरामैन संजीव के साथ वार्सो से मैं विशाल बरिस्टो, डीडी न्यूज,
और बात करते हैं असम की, जहां नागांव जिले में धींग सामूहिक बलात्कार की घटना के मुख्य आरोपी तफजुल इस्लाम का शव एक तालाब से बरामद किया गया। नागांव के एसपी स्वप्निल डेका ने कहा कि इस मामले में पुलिस ने उसे पहले भी गिरफ्तार किया था। जब पुलिस की टीम उसे जांच के लिए कल रात घटनास्थल पर लेके गई तो उसने भागने की कोशिश की और घटनास्थल के पास स्थित एक तालाब में कूद गया। तलाशी के बाद आज सुबह एसडीआरएफ टीम की मदद से पुलिस कर्मियों ने तालाब से उसका शव बरामद किया। तो फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए डीडी न्यूज़। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।